वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइस, बहुत सारे बच्चों के जो है मैसेज आ रहे हैं। ये जो पेपर है ये आफ्टरनून का पेपर है और बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि सर हमारा जो पेपर है वो बहुत ही ज़्यादा जो है अच्छा गया है। आपने जो जो टॉपिक्स बताए थे, जो आपने वन शॉट की वीडियो बताई थी, उसी में से मोस्टली जो है पेपर आया है। तो एक बारी हम डिस्कशन कर लेते हैं फटाफट के आफ्टरनून वाले पेपर का जो सॉल्यूशन है वो क्या है। बिल्कुल सिमिलर ही है मॉर्निंग वाले पेपर से, बस जो उल्टी कर दी है और कुछ भी नहीं करा है। जो चीज़ मॉर्निंग में पूछी गई थी मॉर्निंग वाले पेपर की सब कुछ जो है उल्टा कर दिया गया है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो है वो तो सूचकांक के ऊपर है। तो सूचकांक तो चैप्टर वाइज मैं आपको पहले ही बता चुका था कि आप सूचकांक वाला चैप्टर गोल के पी जाइए। सूचकांक का अर्थ, विशेषताएं, उपयोगिताएं, सीमाएं, ये तो भाई इसके ऊपर आना ही आना है। CPI, WPI ये आप सब गोल कर पी जाइए। सूचकांक वाला चैप्टर आप छोड़ के मत जाइएगा, ठीक है। तो ये तो प्रैक्टिस पेपर के अंदर भी सेम ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। उसमें भी विशेषताएं, उसकी उपयोगिता, उसकी सीमाएं ऐसे ही पूछा गया था और आपके पेपर में भी सेम यही क्वेश्चन आया है। पहला क्वेश्चन मॉर्निंग में भी यही था, इवनिंग में भी यही है, तो कुछ भी आप लिख सकते थे। दूसरा क्वेश्चन जो है, धनात्मक सहसंबंध को परिभाषित कीजिए और धनात्मक सहसंबंध के कोई दो उदाहरण दीजिए। प्रैक्टिस पेपर का है। प्रैक्टिस पेपर में धनात्मक और ऋणात्मक दोनों के पूछे गए थे। आपसे केवल धनात्मक का पूछा गया है। धनात्मक का मतलब क्या होता है, जब एक चर बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है। जैसे कीमत बढ़ने से पूर्ति बढ़ती है, धनात्मक है। तो इसी तरीके के आपको जो है कोई भी दो एग्जाम्पल आप जो है इसके अंदर लिख सकते थे, ठीक है। जैसे उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो वही व्यय भी बढ़ता है, मैंने आपको बताया था ये। तो ये दोनों के दोनों आप इसके अंदर लिख सकते थे कि जब दो चर समान दिशा में जाते हैं तो वो धनात्मक सहसंबंध होता है। और एग्जाम्पल लिख देते कीमत और पूर्ति का और आय का और उपभोग का, ये आप इसमें यहाँ पे लिख सकते थे। ये वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस पेपर का था, ठीक है। ये भी ऊपर वाला भी, तो ये वाला करना चाहते थे आप ये वाला कर सकते थे, ये प्रैक्टिस पेपर का नहीं था, ठीक है। प्रकीर्णन आरेख क्या होता है कि ये जो है सहसंबंध निकालने की एक ग्राफिक विधि है और इसके कोई दो गुण बताने हैं। तो भाई ये एक बहुत ही आसान विधि है, ठीक है। इससे हम बहुत ही ईजिली हम जो है सहसंबंध को ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। और जो है क्या कहते हैं, ये एक मात्रात्मक उपाय है सहसंबंध ज्ञात करने का, ये आप लिख सकते थे। तीसरे क्वेश्चन की बात करें, उल्टा क्वेश्चन है बेटा जो मॉर्निंग में पूछा गया है। मॉर्निंग वाले में पूछा गया कि विचरण गुणांक जितना अधिक होगा माध्य उतना ही अधिक विश्वसनीय होगा, लेकिन शाम वाले में पूछा गया है कम, यहाँ पे कम लिखा है। तो जो मॉर्निंग वाला क्वेश्चन है वो तो गलत है, उसका खंडन करना है आपको। लेकिन ये जो तीसरा क्वेश्चन है इसका समर्थन करना है, ये ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस जितना कम होता है, मतलब आपका मीन मीडियन जो है वो सही है, एक्यूरेट है, इसलिए डेविएशन जो है वो कम आ रहा है, विचरण जो है वो कम आ रहा है। तो ये यहाँ पे जो कथन दिया गया है ये बिल्कुल ठीक दिया गया है, तो आपको इसका समर्थन करना है। लेकिन मॉर्निंग वाले में खंडन करना है, वो उल्टा दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, स्थिर लागतें क्या होती हैं। स्थिर लागतों को ही बंधी लागतें कहते हैं। यहाँ पे भी देख सकते हैं फिक्स कॉस्ट। अगर आपको बंधी लागत नहीं पता है तो भाई जो फिक्स रहती है, उत्पादन बढ़ने या घटने पर बढ़ती या घटती नहीं, फिक्स रहती हैं। इसका आकार एक्स अक्ष के समांतर होता है। कल मैंने वन शॉट की वीडियो में समझाया था और मैंने ये भी बताया था स्थिर लागत और परिवर्ती लागतों में भी अंतर आता है, तो ये भी पढ़ लीजिएगा। तो अगर आपने कल की मेरी वन शॉट की वीडियो देखी है तो बहुत ही ईजिली आप इसको अटेंड कर सकते हैं, प्रैक्टिस का ये नहीं है। उसके बाद मॉर्निंग वाले क्वेश्चन में तो प्रैक्टिस वाले ही पेपर आया। उसके बाद बोला सीमांत लागत तभी बढ़ती है जब औसत लागत बढ़ती है। तो ये कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, मैंने आपको बोला था कि AC और MC के ऊपर क्वेश्चन जो है कंफर्म है। AC और MC के ऊपर ही क्वेश्चन आएगा, आप देख लीजिएगा। इसका अर्थ, इसका संबंध, इसका आकार, इसके बारे में बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाइएगा और देख लीजिए आपके सामने है। AC और MC के ऊपर ही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो अगर आपको इसके संबंध बहुत ही अच्छे से पता थे कि भाई जब MC AC से अधिक होता है तो AC जो है घटता है, तो आपको अगर इसका डायग्राम पता हो तो इसका डायग्राम जो है कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है। जैसे मान लो ये AC है, ठीक है, और MC कर्व जो है कुछ इस तरीके से इसको काटता हुआ ऐसे निकलता है। तो वो कह रहा है MC तभी बढ़ता है जब औसत लागत बढ़ता है। तो क्या ये बात सही है, क्या ये बात गलत है। तो देखो ये वाला जो कर्व है ये MC का है, ठीक है, और ये वाला जो कर्व है ये AC का है, ठीक है। तो उसने बोला MC केवल तभी बढ़ेगा जब AC जो है वो बढ़ता है। तो MC कहाँ बढ़ रहा है, MC जो है पहले तो जो है घटती दर से बढ़ता है और उसके बाद जो है ये यहाँ पे बढ़ रहा है। इस मिनिमम पॉइंट पे कट करने के बाद यहाँ पे जो है ये बढ़ रहा है, ठीक है।
ये यहाँ पे जो है यहाँ बढ़ रहा है, और यहाँ पे ऐसी सिचुएशन में AC भी क्या हो रहा है, ऐसी सिचुएशन में AC जो है वो भी क्या हो रहा है, वो भी जो है बढ़ रहा है। तो आपको इसका जो है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? तो आप यहाँ पे लिख देते हैं हाँ जी हम इस कथन से जो है हाँ सहमत आप लिख सकते थे। ठीक है, बाकी एक बारी मैं इसका और देख लूँगा, रिलेशन मुझे देखना पड़ेगा, एक बारी मुझे याद नहीं है, बट अभी आप सहमत लिख सकते हो, देख लेना। अगर आपको रिलेशन याद है आप बहुत ईजिली इसको कर सकते थे। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। पहले निम्नलिखित आंकड़ों से उपभोक्ता कीमत सूचकांक, ये मैंने आपको नहीं बताया था। ठीक है, लेकिन आप इसके और वाला ज़रूर कर सकते थे, क्योंकि मैंने बोला था कि भाई आप सूचकांक वाला चैप्टर छोड़ के नहीं जा सकते। CPI WPI सूचकांक अर्थ विशेषता सारा पढ़ लीजिए, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो इसके और वाला क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते थे क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 बेटा ये मैंने आपको नहीं बताया था, ये बिल्कुल ही डिफरेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ना ही प्रैक्टिस पेपर का है, ना आप इसको अटेंड कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि पढ़ा ही नहीं मानक विचलन तो क्या होगा फिर। ठीक है, अच्छा जी उसके बाद हम बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 की कह रहा है इस तालिका को पूरा कीजिए। ये वाली जो तालिका दे रखी है आपको क्वेश्चन नंबर 8 में, 8 और 9 में हमें क्या करना है, एक तालिका दे रखी है, ये एक तालिका दे रखी है आपको। ठीक है, इसको हमें क्या करना है, फिलअप करना है। ठीक है, जैसे ये 9 9 9 9 9 लिखे हुए हैं, यहाँ पे 8 लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जो है इन सबको यहाँ पे फिलअप करना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे क्या आएगा बेटा, 16 में से 9 को जो है माइनस कर दीजिए। ठीक है, मैंने आपको बताया था नीचे से माइनस करते हैं। ठीक है, तो 16 में से जब आप 9 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे जो है 7 आएगा। ठीक है, यहाँ पे 7 आ जाएगा, और उसके बाद 16 में 5 को प्लस कर दीजिए, यहाँ पे जो है 21 आ जाएगा। ठीक है जी, 24 में से 21 को माइनस कर दीजिए, यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 25 आएगा। ठीक है जी, यहाँ पे 25 आ जाएगा, ये आएगा यहाँ पे इस तालिका के अंदर। उसके बाद सारे भर गए, उसके बाद प्राइस को निकाल लीजिए। ठीक है, प्राइस कैसे निकलते हैं, या 9 8 7 6 5, यहाँ तो यही आएगा, यहाँ तो सीधा 9 8 7 6 5 ही आ जाएगा, ये भर गई तालिका। तो पहले में तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या रहा है, न्यूमेरिकल कराया था मैंने आपको, भाई TR AR है हमारा, आ सकते हैं निकालने के लिए। ठीक है, ये तालिका पूरी हो गई, और AR और MR में संबंध तो मैंने आपको बताया था भाई, अगर आपको AP MP ACMC ये सब संबंध अगर आपको आते हैं तो आप AR और MR बहुत इजीली लिख सकते हो। इकोनॉमिक्स में संबंध जो हैं वो सेम ही होते हैं, अलग अलग नहीं होते। पूर्ति का क्वेश्चन आया तो सही, पूर्ति की लोच ही आई। ठीक है, तो लेकिन ये थोड़ा टफ क्वेश्चन था। ठीक है, ये जो है थोड़ा टफ क्वेश्चन था, ये केवल वही बच्चा कर सकता है, ये केवल वही बच्चा कर सकता है जिसको अच्छी तरीके से मैथमेटिक्स जो है आती है, जिसको नहीं आती वो नहीं कर सकता। इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर जो है पूर्ति की लोच दे रखी है, यदि कीमत 20% से बढ़ती है तो उत्पादक वस्तु की 260 इकाइयों की पूर्ति करता है। तो कीमत वृद्धि से पहले वह वस्तु की कितनी इकाइयों की पूर्ति कर रहा था। इसमें बेटा आपको क्या निकालना है, इसमें जो है आपको Q0 जो है, Q0 फाइंड आउट करना है। कीमत में परिवर्तन से पहले जो है वो कितनी वो कर रहा था, ये आपको इसके अंदर यहाँ पे निकालना है। तो ये थोड़ा बहुत ही ज़्यादा टफ क्वेश्चन है, नॉर्मल बच्चा तो इसको जो है कर नहीं सकता। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन इसके अंदर जो है बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, एक तो क्वेश्चन नंबर 7 और एक क्वेश्चन नंबर 10, ना मैंने कराए ना प्रैक्टिस पेपर के अंदर थे, और ऐसा क्वेश्चन जो है थोड़ा टफ है। लेकिन मैंने आपको ये बोला था भाई पूर्ति की लोच के क्वेश्चन कर लेना, क्योंकि एक क्वेश्चन गारंटीड है, आएगा ही आएगा। ठीक है, तो पूर्ति की लोच पे देख लीजिए, क्वेश्चन तो है, लेकिन अगर आपकी मैथमेटिक्स अच्छी है तो आप कर सकते थे। फिक्स क्वेश्चन मैंने बोला था 5 नंबर दे के ही जाएगा, कार्ल पियर्सन का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस पेपर में भी कराया था। ठीक है, एक फॉर्मूला लर्न करना था, आपका काम हो जाता। ठीक है, 12वें क्वेश्चन के अंदर सेम लड़कियों में जैसा आया वही आपका आया हुआ है। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक वस्तु का बाजार संतुलन में है, लेकिन आपको उसने सीधा नहीं बोला कि मांग में वृद्धि करनी है या पूर्ति में कमी करनी है, या मांग में कमी पूर्ति में। उसने क्या करा, आपको घुमा दिया। क्या करा उसने बोला कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि। तो अगर आपको ये पता है, मैंने आपको पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्व बताए थे, तो जब कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि होती है तो पूर्ति में कमी आती है। तो इस वाले में तो आपको पूर्ति कर्व खिसकाना था, पूर्ति में कमी दिखानी थी, और ये है पूरक वस्तुओं की कीमत में वृद्धि। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब पूरक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होती है, जैसे कि मान लो कार और पेट्रोल है, अगर पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि होगी
अगर पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि होगी तो लोग कार, स्कूटर, बाइक क्या खरीदेंगे, कम खरीदेंगे, तो इससे डिमांड कम हो जाएगी। तो इससे डिमांड कम होगी और इससे भी इसमें पूर्ति कम होगी। तो ऊपर वाले में डिमांड कर्व को शिफ्ट करना था और नीचे वाले में सप्लाई कर्व को शिफ्ट करना था, दोनों में कमी के डायग्राम बनाने थे इसके अंदर, जो मैंने आपको संतुलित कीमत और मात्रा पर किस तरीके के प्रभाव पड़ेंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट नहीं पूछा, उसने घुमा दिया। सेम ऐसे लड़कियों में भी पूछा था, लेकिन अगर आप इसको नहीं करते तो आपको भाई, ये तो मैंने बोला ही था, ये तो कर जाइएगा, न्यूनतम कीमत और उच्चतम कीमत के ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और इसको मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझाया था और इसके परिणाम भी आपको बताए थे कि किस वस्तु के लिए न्यूनतम कीमत निर्धारित करती है सरकार, किसके लिए अधिकतम कीमत करती है, कैसे डायग्राम बनेगा इसका, या बहुत ईजिली अटेंड जो है कर सकते थे। इसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 13 सेम लड़कियों के अंदर भी था, लड़कों में भी था। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सेम क्वेश्चन है, क्रेताओं विक्रेताओं की अधिक संख्या क्या होती है इसको बताइए, और बाज़ार का पूर्ण ज्ञान क्या होता है। तो भाई मैंने आपको जो है वन शॉट वाली वीडियो बताई थी, एक एक चीज़ की इसकी विशेषताएं क्या होती हैं। ठीक है, ये आप बहुत ईजिली इसको क्या कर सकते थे, एक्सप्लेन कर सकते थे, और साथ के साथ इसकी इम्प्लीकेशन लिखना चाहते थे तो वो भी लिख सकते थे कि भाई अगर अत्यधिक संख्या होती है तो कीमतों को प्रभावित नहीं किया जा सकता, बाज़ार के अंदर पूर्ण ज्ञान अगर होता है तो वस्तु समान कीमत पर बिकती है। ठीक है, ये था इसके अंदर पूरा का पूरा पेपर। तो इसमें दो क्वेश्चन जो है, दो क्वेश्चन थोड़े टेढ़े क्वेश्चन थे। ठीक है, एक तो पूर्ति की लोच और एक ये क्वेश्चन नंबर 7। तो सुबह वाला जो पेपर था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। ठीक है, उसमें तो 7 क्वेश्चन प्रैक्टिस पेपर के आए हुए हैं। ठीक है, इसमें थोड़े कम आए हुए हैं। लाइक अगर हम काउंट कर लें तो एक क्वेश्चन ये मान लो, एक क्वेश्चन ये मान लो, 2 क्वेश्चन आ गए। ठीक है, और 2 क्वेश्चन के साथ साथ ये है तो वही लेकिन उल्टा है। ठीक है, तो अगर तो इसको मैं काउंट नहीं कर रहा, 2 क्वेश्चन ये आ गए आपके। ठीक है, और इसके साथ साथ ये भी वही है लेकिन सीधा आपको सीधा क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ। 2 के साथ साथ इसमें जो है क्या कहते हैं, 2 के साथ इसको तो मैं काउंट करूँगा 3 क्वेश्चन, क्योंकि मैंने बोला था भाई ये तो आएगा ही आएगा, प्रैक्टिस पेपर से ही पढ़ना है। और ये आ गया आपका 4 क्वेश्चन और ये आ गया 5 क्वेश्चन। प्रैक्टिस पेपर में भी सेम ऐसे ही है बेटा। ठीक है, 5 क्वेश्चन इसमें भी आपको देखने के लिए मिले हैं। ठीक है, तो अगर आपने प्रैक्टिस पेपर को अच्छे से किया था, ठीक है, अगर आपने अच्छे से किया था तो आप जो है इसको बहुत ईजिली अटेंड कर सकते थे। ठीक है जी, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय।